हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी नार्सिसिस्टिक फैमिली की स्टोरी और साथ में कैसे इन सारे सिचुएशंस ने मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में डाला। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अगर आपको इस वीडियो में मेरी वॉइस काफ़ी कम आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो का वॉल्यूम आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ओके। तो मेरी जो नार्सिसिस्टिक फैमिली थी उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, ऑब्वियस सी बात है, नार्सिसिस्ट मतलब टॉक्सिसिटी। सो क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि वैसे ये नार्सिसिस्टिक टर्म मुझे पहले पता नहीं था। और वो क्यों नहीं पता था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द अपने आस पड़ोस में, इवन मेरे घर में मैं यही देखती थी कि सभी लोग कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी मुझे सभी की फैमिली में नज़र आ रही है, अपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हो और वो सारी चीज़ें रोज़ आप देख रहे होते हो, तो वो सारी टॉक्सिसिटी भी आपके लिए ना नॉर्मल बात हो जाती है। सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाती है आपके लिए। वो तभी तक आपको नॉर्मल लगती है जब तक आप ऐसे फैमिलीज़ को ना देख लो जो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में फ़ंक्शन करती है। जब आप ऐसे फैमिलीज़ को देखोगे या फिर ऐसे पेरेंट्स को आप देखोगे, ऐसी फैमिली या फिर ऐसे कोई रिलेटिव्स, किसी ऐसे रिलेटिव्स की फैमिलीज़ को आप देख लो जो बहुत ही हेल्दी वे में फ़ंक्शन कर रही है और लोगों में बहुत प्रेम है, बहुत ही एक दूसरे के प्रति एक सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, तो आपको वो डिफरेंस बहुत ही बड़े लेवल पर नज़र आता है। तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा एब नॉर्मल है, कहीं से भी नॉर्मल है नहीं। ओके। तो मेरी जो फैमिली में मेरे पेरेंट्स थे, ओके, मेरे फादर, मेरे डैड और मेरे मॉम, मेरी माँ और मेरे दो भाई जो मेरे से छोटे हैं। ओके, वो मेरे से छोटे हैं लेकिन मेरे से बहुत लंबे हो चुके हैं। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है जिसमें कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे बाद मेरे दो यंगर ब्रदर्स हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं छोटे, मतलब ऑलमोस्ट मैं जब 3 साल की थी, 3 या 4 साल की, तो मैंने पहली बार अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा था। ओके। और इतनी बुरी तरीके से वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि उसी समय मेरी पहली बार जो मैं होश में आई थी, नींद से जागी थी, वो शायद पहला स्टेप था जब मैं शायद 4 साल की थी, 3 या 4 साल की। ओके। तो मेरे फादर ने एकदम मेरी माँ जो थी वो खाना परोस रही थी मेरे पिता को, और मेरे डैड ने उस थाली में बोला कि ये कैसा खाना है, ये बहुत ही गंदा खाना है। तो उस पूरे थाली को पकड़ के पूरा फेंक दिया। तो वो जो मैंने सीन देखा ना, उस सीन से मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ भाई। मतलब आप सोच सकते हो, मैं सिर्फ 4 साल की थी और उसी समय मुझे शोल शॉक लगा था कि ये मैं कहाँ आ गई। खैर वो तो 3-4 साल का बच्चा कितना ही याद रखता है, बट वो सीन मुझे बस याद है उस एज में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुज़रा, फिर मैं देख रही हूँ कि उन लोग की जो लड़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा वक्त के साथ इतनी टॉक्सिक होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही हैं कि वो सहन नहीं हो रहा था, मुझे सहन नहीं हो रहा था। मतलब रोज़ ही मारना पीटना, मेरे डैड रोज़ मेरी मदर को पीटते थे, रोज़ मारते थे। और चूँकि मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुके थे और तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशली नाइट टाइम, मतलब स्पेशली रात तो ऐसी लगती थी कि क्या डेंजरस रात है, क्या अंधेरी ये रात, क्या ख़त्म होगी, क्या जल्दी ये ख़त्म हो सकती है ये रात। क्योंकि हर रात को कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही होता था। मेरे डैड, मतलब मेरी मॉम का पिटाना लिखा ही रहता था कि आज तो पिटेगी ये, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि मेरी जो फैमिली थी ना वो
वैसे देखा जाए तो मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो सारे बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली। लेकिन मेरे डैड ने इतनी मेहनत की, मतलब इतना मेहनत किया कि एक बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में ला के रखा अपनी फैमिली को, जिसकी वजह से घर में जितने भी उनके ब्रदर्स जितने भी रहे हैं, मेरे डैड के भी, वो सभी ने एक बहुत अच्छा खासा अपने आप को लेवल अप कर पाए अपने करियर वाइज, ठीक है। वरना इतना मतलब गरीबी थी मेरे डैड के घर में कि लोग नो फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, जो कपड़े में होल हो जाता है तो वहाँ पे चिप्पी लगा लेते थे कपड़े के सिल के, वैसे वाली हालत थी। लेकिन मेरे डैड ने काफ़ी उसमें मेहनत की, उस मेहनत करने की वजह से काफ़ी हद तक उसको लाइफ का जो एक हद तक मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने काफ़ी अपने एक लेवल की सक्सेस उन्हें हासिल की अपने फैमिली लीनिएज में उस गरीबी को हटाने के लिए, ओके। बट चूँकि उनका भी बचपन एकदम टॉक्सिक रहा था, उनके भी पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी भी लड़ाई करते थे और बहुत ही गंदा लड़ाई करते थे, ठीक है। वो आज भी लड़ाई करते हैं, अब तो खैर मेरे दादा नहीं रहे, बट इतनी भयानक लड़ाई होती थी। तो वो भी वही लड़ाई देखते हुए बड़े हुए थे, तो उनके अंदर भी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुका था और वो सारे वुंड्स हील नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो सारे ट्रॉमास। देखिए क्या होता है ना कि इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है तो दुख हर एक इंसान को मिलता है, बट उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उस दुख को किस तरीके से ले रहा है। क्या उस दुख को वो पाके वो खुद को इवॉल्व कर रहा है, या फिर उस दुख को पाके वो रिवेंजफुल हो रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, अब तो मैं भी लोगों के साथ ऐसा ही करूँगा। तो बस बात इतनी है, हमेशा इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप रिवेंजफुल हो जाओ और किसी को माफ़ मत करो, और उसके बाद आप आगे जहाँ भी अपने आप से कमज़ोर व्यक्ति को देखो आप उसको मिसयूज़ करो और उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। या फिर आप उस दुख से कुछ सीखते हुए, लेसन लेते हुए आप अपने लाइफ में इवॉल्व करो, ठीक है। हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक तो डेविल का रास्ता होता है या फिर एक होता है डिवाइन का रास्ता, डी फॉर डेविल, डी फॉर डिवाइन। अब इंसान को अपना चॉइस बनाना होता है। तो वही है कि मेरे फादर ने ऑब्वियस ही बात है रिवेंजफुल हो गए, उनके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास थे जो भी थे। तो जब मेरी मॉम को इतना रोज़ मारना पीटना ये सारी चीज़ें मैं देख देख के इतना त्रस्त हो गई थी, इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि जब मैं 4th या 5th क्लास में थी, जब मैं 4th या 5th क्लास में आई, तो हर रात का वो सीन देख देख के मेरे से बियर नहीं हो रहा था, मेरे से वो सहन नहीं हो पा रहा था कि अब तो हद हो गई यार। अब ये लोग इतना लड़ते हैं, मतलब रोज़ कभी मेरे डैड कभी कुछ फेंक के मार देना, कभी कुछ फेंक के मार देना, कभी मम्मी का सिर फट जाता था, फिर रात के 1-2 बजे ही डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता था। तो मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी, मतलब रात एकदम एक नाइटमेयर की तरह था। रात होते ही मेरे तो रूह कांपने लग जाते थे कि ओ माय गॉड आज क्या होगा, आज क्या होगा। तो इस तरीके से था। और मॉर्निंग भी बहुत डेंजरस ही थी। मॉर्निंग क्यों डेंजरस थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं 5th क्लास में पहुंची तो मेरा तो हिम्मत जवाब दे रहा था कि इन लोगों की लड़ाई तो एकदम हद हो गई है यार, ये हर समय लड़ाई करते हैं और रात होते तो इतना भयानक लड़ाई करते हैं कि लगता था कि आज तो मर जाएंगे, मतलब आज तो कोई बचेगा ही नहीं, ऐसा लगता था। तो हम सारे भाई बहन दूसरे रूम में भाग के छिप जाते थे एक कॉर्नर में और दरवाज़ा बंद कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे डैड हैं वो हम पे भी आके शुरू हो जाए। तो हम लोग डरे सहमे से रहते थे। तो जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे एकदम अब हो गया कि अब तो बस हो गया भगवान, अब मैं नहीं सह सकती, हद हो गई है अब। तो अब ये जो हद हो गई है, अब मैं और ये सब नौटंकी नहीं देखने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अब सुसाइड करने जा रही हूँ। तो मैंने एकदम डिसीजन ले लिया था कि अब मेरे से नहीं हो रहा, भगवान आपने मुझे किस जगह पे भेज दिया है यार, ये कैसे पागल लोग हैं। तो इसी वजह से मैंने प्लानिंग बनाई कि अब मैं सुसाइड करके रहूँगी। वो 5th क्लास में थी मैं, उस समय मैं रही होंगी शायद, ठीक है। तो 5th क्लास में जब मैं थी तो मैंने सोचा कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, अब ये सब नहीं देखा जा रहा। तो मैंने क्या किया कि मम्मी की साड़ी ली, उसमें भी मैंने सोचा कि नई वाली साड़ी लूँगी तो कहीं मम्मी मुझे बाद में पिटाई नहीं करने लग जाए, इसलिए थोड़ी पुरानी वाली साड़ी निकालते हैं।
तो उसको मैंने मेरे रूम के ही दूसरे रूम के ही उस वॉल में एक सरिया टाइप का निकला हुआ था, या फिर जिसको क्या कहते हैं, गाटर कहते हैं शायद हिंदी में, वो निकला हुआ था। तो उसी लोहे के जो आयरन वाला जो एक गाटर था, उसको उसी में मैंने फंसा के, वो डोर के पास ही था, मतलब दरवाज़े के पास ही था, तो मैंने सोचा कि वहीं पे लटकाते हैं और दरवाज़े को छोड़ूंगी और उसके बाद फिनिश, ठीक है। बट जैसे ही वो मैं साड़ी पूरा लगा रही थी और उस पर लगा के चेक की, अपने गले में बांध के उस साड़ी को, और उस दरवाज़े और खिड़की को छोड़ा, वैसे ही मुझे एकदम छटपटाने लगी और उसके बाद वापस मैंने दरवाज़े को पकड़ लिया। और फिर मैं बोली कि यार ये तो बहुत दर्द हो रहा है यार, ये फांसी लोग कैसे लगा लेते हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी मेरा वो जिस समय फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय मेरा भाई टपक गया। और वो छोटा था उस समय, ऑब्वियसली बात, मैं 5th क्लास में थी, तो सबसे छोटा वाला भाई मेरा, वो टपक गया और वो बहुत छोटा सा ही था। तो आके बोल रहा है ये तुम क्या कर रही हो? तो मैं बोली अरे मैं तुम्हारे लिए झूला लगा रही थी, आओ आओ झूला झूलना है तुमको, आ जाओ बैठो बैठो। मैं बोली माय गॉड, बाल बची, वरना ये मम्मी को जाके बता देता ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रही थी। उसके बाद तो मैंने उसको बोला कि आओ बैठो बैठो, मज़े लो, झूला लगा रही, तुम्हारे लिए लगा रही थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये तो प्लान कैंसिल हो गया भाई, ये टपक गया। उसके बाद तो मम्मी भी आ गई, उसके बाद सब आ गए, क्योंकि उस समय हर कोई मार्केट गया हुआ था। मैंने उसका फ़ायदा उठा के फांसी लाने की कोशिश की थी। फिर मुझे लगा, फिर अगले दिन फिर वही रात का वही नौटंकी, दोनों का मारना पिटना, कभी सिर फोड़ देना, कभी कुछ, मतलब हाथ पकड़ के पापा रोज़ मारते थे मम्मी को। तो इतना ज़्यादा नौटंकी देख रही थी। फिर लगा कि यार नहीं, अब इस बार तो पक्का मुझे मरना है। अब मैं ऐसा होने नहीं दूँगी कि मेरा प्लान अनसक्सेसफुल हो जाए। ओके, तो इसके लिए मैंने सोचा कि फांसी तो अच्छा नहीं है, उसमें बहुत दर्द होता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जहर का प्रबंध करते हैं, कोई जहर मिल जाए जिससे कि मैं खाऊं और तुरंत मर जाऊं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि अब जहर मिलेगा कहाँ से। तो मैंने कोशिश की कि चलो नेप्थलीन की गोली होती है, जो नेप्थलीन की गोली होती है वाइट वाली, जो हम अक्सर हाँ जो भी है, तो उसको मैंने सोचा, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ थी नेप्थलीन वाली गोली, तो मैंने सोचा कि इसको खाएंगे कैसे, तो बहुत बड़ी है और मेरा मुंह इतना छोटा सा है। तो मैंने उसको क्या किया, उसको तोड़ा और उसको खा गई। और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, ठीक है। अब मैं मम्मी को देख रही हूँ खाने के बाद कि यार अब मैं मर जाऊँगी। मैंने 2 गोलियाँ खाई थी, मैंने सोचा कि इसको खा के मैं मर सकती हूँ। तो मैं देख रही हूँ मम्मी अब तो मैं जाने वाली हूँ, मैं मर जाऊँगी, सब लोग रोएंगे मेरे लिए। तो इस तरीके से मैं अपना इमेजिन कर के रो के मैं सोच रही थी कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब तो मैं जाने वाली हूँ। बट 1 घंटे गुजरे, 2 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजर गए। उसके बाद अगला दिन आ गया। मैं बोली अरे मैं अभी तक मरी क्यों नहीं। और बल्कि अगले दिन मेरी जो खांसी थी वो एकदम परफेक्ट हो गई, मतलब मेरी खांसी गॉन, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बोली अरे यार मैं फिर से नहीं मरी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार छोड़ो, लगता है ये सब प्लान का मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ ऐसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिसकी वजह से ये सब चीज़ों से मेरा ध्यान हटा, सुसाइड वगैरह करने से। शायद भगवान को लगा हो कि यार ये कुछ ज़्यादा ही गिव अप कर रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको कुछ काम देना पड़ेगा ताकि ये उसमें बिज़ी रहे और ये सब काम ना करे। तो उस समय क्या था कि ये सब सिचुएशन हो गया। उसके बाद मेरी स्टडीज़ की बात थी, तो मेरे डैड ने ना बहुत ज़्यादा मेरे पढ़ाई वढ़ाई को लेकर कोई फोकस नहीं किया हुआ था। तो जब भी मेरे भाइयों का एडमिशन होता था, वो एक प्राइवेट एक अच्छे से मतलब उस एरिया के जो अच्छा स्कूल होता है, जो एक प्राइवेट स्कूल होता है, ठीक है, CBSE एफिलिएटेड या फिर ICSE जो भी आप कह लो, ठीक है, एक अच्छा प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन कराते थे और मेरा सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन करा देते थे। ओके, तो इस वजह से मैंने 7th क्लास तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। तो मेरा अकल तब खुला जब मैं 7th क्लास तक पहुंची। ओके,
तो जब मैं ये देखती थी कि कुछ ज़्यादा ही भेदभाव हो रहा है, तो मेरे डैड हमेशा यही कहते थे कि मैंने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की अपने लाइफ में, तो मैं अपने बेटों को ऐसे पढ़ाऊँगा, वैसे पढ़ाऊँगा, ऐसे कराऊँगा, ऐसे बनाएंगे, ऐसे उसको बनाना है, वो बनाना है। और मैं सोचती थी कि ये सब कुछ उनके बारे में बात कर रहे, मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। तो मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी पापा मेरे बारे में क्यों नहीं पूछते, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि तुम क्या बनना चाहती हो, सिर्फ इन दोनों से क्यों पूछते रहते हैं कि तुम दोनों क्या बनना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे एकदम फ़ील हो गया था कि मेरा लड़की होना पाप है। मतलब उन लोगों ने एकदम फ़ील करा दिया था। क्यों करा दिया था? क्योंकि हर बात में मेरी मॉम मुझे हर समय बोलती रहती थी कि तुम बर्तन क्यों नहीं धोती, तुम बर्तन क्यों नहीं धोती, तुम देखो पड़ोस में जो लड़की है वो सिर्फ 9 साल की है और तुम 14 साल की हो चुकी हो, अभी तक तुमको बर्तन धुलने नहीं आया, बर्तन धुलो, अपने खुद से कपड़े धुला क्या करो, खाना बनाने बताओ। वो 9 साल की लड़की जो पड़ोस में रहती है वो 9 साल की है और वो खाना बना लेती है। वो खाना बना लेती क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही लोअर क्लास, मतलब बहुत ही गरीब लोग थे वो लोग, एकदम लेबर क्लास। ठीक है, मतलब बहुत ही गरीब। तो ऐसे में उन लोगों में तो वैसे भी घर की लड़कियां मतलब यही रहता है कि बस खाना वाना सीख लो और फिर शादी करा दो। तो सेम सिचुएशन मेरे ही घर में भी था। मेरी मॉम का जो माइंडसेट था ना, वो एकदम कंजर्वेटिव माइंडसेट था, क्योंकि वो खुद 10वीं पास ही थी और शादी हो गई थी उसके बाद। तो उसका जितने लेवल का स्तर है, जिस टाइप का उसने लाइफ जिया है, वो बिल्कुल चाहती थी कि मेरा लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही जाए। मैं भी कोई ख़ास पढ़ूँ लिखूँ नहीं और डायरेक्ट बस शादी करूँ, पूरा घर गृहस्थी संभालूँ, बस यही मेरी लाइफ हो। ठीक है, इसलिए पूरे बचपन इसी वजह से पूरा जो टाइम था हर समय मुझे कोसते रहना, टॉन्ट मारना कि तुम बर्तन नहीं धुलती, ये नहीं धुलती, इतना ज़्यादा जो टॉन्ट मारा जाता था। इसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि ठीक है, मैं एटलीस्ट मैं जो अपना खाना खाती हूँ ना, उस थाली को मैं धुल दूँगी, इतना मैं कर देती थी। एटलीस्ट मैं जो कपड़े पहनती हूँ या मैं जो स्कूल जाती हूँ, जो ड्रेस पहनती हूँ, उसको मैं धुल दिया करूँगी। ठीक है, ऐसे कर दी। तो ऐसे से मैं करने लगी। तो मॉम का अब ये हो गया, मेरी मॉम का, कि तुम अब अपने भाइयों के भी कपड़े धुलो, पापा का भी कपड़ा धुल दिया क्या करो। तो मैं बोली मैं इन लोगों के कपड़े क्यों धुलूँ। एटलीस्ट मैंने गांधी जी का एक कोट पढ़ा था कि अपना काम स्वयं से करना चाहिए। ठीक है, तो वो कोट हमेशा चिपका देती थी कि तुमको पता नहीं है गांधी जी ने बोला है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो मतलब अपने भाइयों को लेकर कि इन कुत्तों को फिर बोलो ना कि अपना काम खुद से करें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चिपका देती थी डायलॉग कि देखो अब तुम इतना मेरे को बोल रही थी, तो मैंने अपना काम, अपना कपड़े धुलना, अपना बर्तन वगैरह साफ़ करना, वो सब मैं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों का नहीं धुलूँगी। फिर मैं बोलती थी कि यही कि पापा क्या इतने छोटे बच्चे हैं कि अपने कपड़े नहीं साफ़ कर सकते, इतना क्या इंसान बिज़ी रहता है कि अपने कपड़े, मैं उनके कपड़े धुलने जाऊँ, क्यों मैं उनका कपड़े धुलूँ। ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा मैं उसके हर एक बात को नेगलेक्ट करती थी, कि मतलब एकदम रिजेक्ट करती थी कि नहीं, मतलब मैं देख पा रही थी कि उसकी लाइफ कितनी वाहियात है। रोज़ पिटाई खाना, फिर भी नहीं सुधरना, फिर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो घर में जो कमज़ोर है, यानी कमज़ोर कौन, यानी मैं, उसको टॉर्चर करना। तो उसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया, मेरी माँ ने बहुत टोन मार के। लेकिन खैर टॉर्चर किया तो मुझे फिर भी दिखता था कि वो खुद एक अबला नारी है, कुछ ज़्यादा ही अबला नारी हो चुकी है। और अपने इर्द गिर्द भी मैं देखती थी औरतों की स्थिति, तो ऐसा लगता था कि ये औरतें इतनी कमज़ोर क्यों हैं, ये क्यों नहीं किसी भी बात को लेकर मतलब विरोध क्यों नहीं करती हैं, ये क्यों अपने पति से रोज़ पिटाती हैं बट अपने ऊपर काम क्यों नहीं करती। और इस तरीके से मुझे एक क्वेश्चन रहता था। और इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन घर में मैं देखती थी कि मेरे भाइयों को लेकर और मेरे को सरकारी स्कूल में और मेरे भाइयों को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देना। तो इस तरीके से, और साथ में मतलब वो रात तो मेरा हॉरिबल होता ही था। साथ में मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं टॉयलेट करती थी बिस्तर पे,
जो मतलब जो होते हैं ना, एक बच्चे की एक एज में आने के बाद वो सीख जाते हैं, उनमें कंट्रोल आ जाता है कि टॉयलेट बिस्तर पे नहीं करना है, ठीक है। बट मेरा जो ये प्रॉब्लम था ना, बिस्तर गीला करने वाला, ये डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं 7th क्लास तक, यानी कि ऑलमोस्ट मैं उस समय हो सकता है कि रही होंगी शायद 13-14 साल, तो जब मैं 7th क्लास तक मैं बिस्तर गीला करती थी रात को, और वो भी एक हॉरिबल मेरे लिए हो चुका था। क्यों हो गया था? क्योंकि इतना ज़्यादा घर में डर का माहौल था, उसी की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उसी की वजह से मेरा जो नर्वस सिस्टम था इतना ज़्यादा उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता था कि मेरा जो टॉयलेट पे जो कंट्रोल होना चाहिए, जब रात को सोते समय जो एक बच्चे को वो सीख जाता है, शायद वो 2-3 साल में ही सीख जाता है कि बिस्तर पे टॉयलेट नहीं करना है, 4-5 साल तक। लेकिन मेरा ऐसा स्थिति हो गया था कि मैं इतनी बड़ी घोड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी बिस्तर गीला करती थी, क्योंकि वो कंट्रोल में मेरे बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं सुबह हो गई और बिस्तर गीला मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से टॉर्चर होता था। मतलब सुबह तो मेरा हेल्थ था ही मेरे लिए, नर्क था ही, रात तो डबल नर्क था, ठीक है। तो सुबह जैसी होती थी, और मेरा तो अलग ही बेड होता था ना, जिस पे कि प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ रहता था कि मैं टॉयलेट करूँ तो वो ना हो। तो सुबह जैसी होती थी मेरी मम्मी स्टार्ट, फिर से टॉयलेट कर दी, फिर से ये कर दी, खूब सारी गालियाँ देना, कमी नहीं कहीं कि ये वो ऐसे मतलब बहुत गंदी गालियाँ, क्योंकि वो गंदी गालियाँ इतना नॉर्मल हो गया था सुनना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर मेरे डैड भी शुरू हो जाते थे, इसको खूब पीटो, खूब मारो, ये क्या नौटंकी लगा के रखी है, रोज़ सूसू करती है बिस्तर पे। तो मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए हॉरिबल। मैं छुप के किसी तरीके से सुबह मैं उठ जाती थी, और मैं सोचती थी कि बस मेरे मम्मी पापा को पता ना चले कि मैंने आज भी टॉयलेट कर दिया है बिस्तर पे ही, तो उसको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे डैड देख लेते थे, और फिर शुरू हो जाते थे कि इसको, जैसे मेरे मॉम डैड बिहार से है ना, तो उनकी जो गालियाँ होती थी थोड़ी सी, मैं वैसे बिहार में रही नहीं, हम लोग बाहर ही दूसरे स्टेट में रहे हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली बिहार से थे। तो शुरू हो जाते थे कि इसको, बाल को क्या कहते हैं बिहार में, झोटा बोलते हैं। तो मेरे डैड शुरू हो जाते थे, इसको झोटा पकड़ के मारो, उसको खूब पीटो। मतलब वो गालियाँ मैं बोल नहीं सकती, बहुत सारी गालियाँ वो देते थे। तो खैर उनके लिए तो ये सब नॉर्मल रहा होगा, लेकिन वो सब चीज़ मुझे अभी भी याद है, याद होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं कोई गलती तो कर नहीं रही थी, ये सब मेरे नर्वस सिस्टम को, मेरे नर्व्स उस तरीके से डेवलप हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है, जो यूरिन को कंट्रोल करता है, वो चीज़ हो नहीं। तो उसके लिए ये भी तो होना चाहिए एक पेरेंट्स में एक दिमाग, कि जाके डॉक्टर को कंसल्ट करे कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो डॉक्टर, ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 7th क्लास में आ गई हूँ, फिर भी टॉयलेट करती हूँ बिस्तर पे रात को। तो ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, कभी कुछ दिखाया ही नहीं, और मुझे भी पता नहीं था। मुझे लगा शायद मेरे अंदर ही कमी है, क्योंकि सबके सब मुझे इतना टॉन्ट करते थे। इवन मेरी दादी भी शुरू हो गई कि बाप रे इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, शादी करेगी तो वहाँ भी जाके बिस्तर गीला करेगी, वहाँ पे भी वो बिस्तर में टॉयलेट करेगी। बोली कह रही इतना, मतलब ऐसा आई होप सो कि ना हो। तो कैसे हुई इसका, मतलब वो भोजपुरी में बोलती थी। तो इस तरीके से ये सारी सिचुएशंस थी। तो बहुत ही टफ़ सिचुएशन हो गया था, क्योंकि सुबह भी ताने सुनो, फिर रात को भी ये सब नाटक देखो, इन लोगों का लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन था। और फिर जब मेरी पढ़ाई की बात आई तो मुझे उस समय भगवान ने शायद अवेयरनेस दी कि भाई मेरे भाइयों का इतना अच्छा एडमिशन कैसे हो रहा है किसी एक और भी अच्छे स्कूल में, मतलब उस एरिया के सबसे जो बेस्ट स्कूल होता है उसमें एडमिशन होने वाला था। 7th क्लास में उस समय मैं थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ती रहूँगी क्या, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी एक अच्छा स्कूल चाहिए।
तो वहाँ पे बहुत ज़िद की तो जाके मेरा एडमिशन हुआ, वरना सच बताऊँ तो मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ के रह जाती। मैं एक अच्छे खासा जो स्कूल होता है उसमें कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मुझे फ़ील हो रहा था, इतना डिस्क्रिमिनेशन फ़ील हो रहा था एक लड़की और लड़का में मेरे घर में, कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि भगवान तुमने मुझे लड़की क्यों बनाया, मुझे एक लड़का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लड़कों को तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे घर में इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा है, घर का जो सिचुएशन था बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ना कि मेरे डैड मतलब इतना ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुके थे, मतलब सिगरेट भी पीना, अल्कोहल भी पीना, फिर कुछ हद तक वो ड्रग्स भी लेने लग गए। हालांकि वो ड्रग्स बस 1-2 बार आई थिंक लिया होगा उन्होंने, बट वो फिर बंद हो गया, ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव कुछ और ढूंढ लिया उन्होंने तो इस तरीके से ये सारी सिचुएशन प्ले आउट हो रही थी, और वक्त के साथ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी थी मैं ऑलरेडी, जो कि इंसान को पता नहीं होता है। और मेरे आस पड़ोस में भी वैसे ही नार्सिसिस्टिक फैमिली ही थी, तो इस वजह से मुझे लगता था कि ये सब नॉर्मल है, हर एक घर में मैं देख रही हूँ ऐसा होता होगा, नॉर्मल ही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, जब मैं 12th क्लास में पहुँची उस समय बोर्ड एग्ज़ाम मेरे हो रहे थे, तो मेरे डैड इतना ज़्यादा पागल हो गए, इतना ज़्यादा पागल हो गए कि बोले अब तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तुम साले कमीनों, ये वो फलना ढिकाना, मतलब ये सब गालियाँ तो मैं बहुत ही नॉर्मल गालियाँ बता रही हूँ। वो मेरे डैड तो ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं कि उनको क्रिएटिव अब्यूज़र का अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसी क्रिएटिव गालियाँ कि मैं सुनती तो लगता था कि है ऐसी भी गाली हो सकती है क्या अच्छा। तो वो इतनी सारी गालियाँ दे दे के मतलब फिर एक ऐसी रात आई जो 12th क्लास की थी, क्योंकि मेरे डैड जो थे ना बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे और काफ़ी सुख सुविधाएं थी मेरे घर में, बट उनको इतना घमंड हो गया था ना, इतना घमंड हो गया था कि वक्त उन्होंने किसी की भी कदर नहीं की, सबको टॉर्चर किया, भाइयों को, अपने बीवी को, सबको, अपने एम्प्लॉइज़ को, सबको टॉर्चर किया। तो एक वक्त आया कि अब उनका पलायन, मतलब उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो जब मैं 12th क्लास तक पहुंची तब तक पूरे तरीके से डाउनफॉल हो चुका था, ठीक है। और हम नए घर हमारा तैयार हुआ था, नया घर बना था, तो उस पर हम शिफ्ट हुए थे। तो जब नए घर में शिफ्ट हुए तो उसके बाद पूरी तरीके से डाउनफॉल मेरे डैड का स्टार्ट हो गया था। तो फाइनेंशियली काफ़ी वो कमज़ोर होते जा रहे थे घर बनाने के बाद। उसके बाद मैं देख रही थी कि उनका काम वाम में ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा था, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, मतलब एकदम पागल जैसा करने लग गए थे। तो मेरे घर में जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस समय रात के समय मेरे डैड इतना पागल हो गए कि बोले आज तो मैं तुम सबको मार डालूँगा, आज तो मैं तुम किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका मर्डर करूँगा और उसके बाद खुद भी मर जाऊँगा। तो ऐसा स्थिति आ गया था ना कि वो जो एक रूम था, जिस रूम में हम लोग थे, उस रूम में दरवाज़ा नहीं था। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा ने बोला कि तुम लोग को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूँगा आज तुम लोग को, और तुम लोग बच के कहाँ जाओगे, ठीक है। तो मैं थी, मेरे दोनों भाई थे और मेरी माँ थी, हम लोग रो रहे थे, हम लोग डर गए थे कि माय गॉड आज सच में क्या मर्डर होने वाला है। तो एकदम बहुत बढ़िया सरिया जो एकदम नोकीला होता है, पापा बोले रुको मैं वो नोकीला लेके आता हूँ, नोकीला सरिया लेके आता हूँ, और तुम सबके पेट में डाल के मैं तुम सबको मार डालूँगा और कोई भी बचेगा नहीं आज। तो मैं बोली कि अरे मुझे मरना नहीं है यार, अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो इसलिए मैं दौड़ के भागी। हालांकि उन्होंने, चूँकि दरवाज़ा था नहीं उस वाले रूम में लगा हुआ, इसी वजह से पापा ने उसको कवर कर दिया, मतलब कुछ सामान या फिर टेबल लाके उसको ऐसे बीच से ब्लॉक कर दिया ताकि हम लोग भाग ना पाए उस रूम से। और जब तक वो सरिया लेके आए हम लोग को मारने के लिए, तब तक हम वहीं पे अटके रहे। लेकिन जैसे ही वो गए सरिया लेने के लिए, कि वो सरिया जो होता है लोहे का, आयरन का रॉड होता है, उसी को सरिया बोलते हैं, तो वो लेने गए, बहुत ही मोटा सा था। जब वो सीढ़ी से उतर के नीचे गए तो मैं सोची कि भाई मेरी लाइफ है और मैं तो बच के रहूँगी, मैं इन बेवकूफ़ों के चक्करों में मैं नहीं पड़ने वाली। ये लोग पागल होते रहे, ये मरे कटे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे अपनी लाइफ बचानी है बस।
तो इसी वजह से मैं अपनी जान को बचाने के लिए भागी और जैसे तैसे करके उसको जंप करते हुए, जिससे पापा ने ब्लॉक कर रखा था, उसको जंप करके मैं तुरंत छत पे भागी कि भाई मेरे को तो बचना है, मैं नहीं मरने वाली। मैं इतना लंबा सफ़र इसलिए नहीं तय की हूँ कि इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मैं कुछ भी करते रहे और मैं इन लोगों को सहती रहूँ। तो छत पे मैं भागी एकदम दौड़ के कि मुझे बस किसी तरीके से अपना जान बचाना है। और फिर उसके बाद मैं जब भागी तो मेरे इर्द गिर्द कोई घर था नहीं कि जिसमें मैं कूद जाऊँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इस छत से कूदूँ कैसे, मैं नीचे जाऊँ कैसे, अपने आप को बचाऊँ कैसे। लेकिन तब तक नीचे मम्मी पापा, अरे मेरे मम्मी और मेरे जो ब्रदर्स थे वो सब चिल्लाने लगे कि अरे पापा ऐसे कैसे कर रहे हो आप, ये नहीं हो सकता, वो पागल हो गए हो क्या, ये वो। तो बहुत ही चिल्ला चुल्ली मचने लग गया, बहुत ज़्यादा नौटंकी होने लग गई। उसके बाद मेरे डैड, मम्मी बोली कि ज्योति ऊपर भाग गई है, अरे उसको पकड़िए, क्या होगा अब समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे डैड को लगा ना कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ। मुझे उनको लगा कि कहीं वो छत से कूद तो नहीं जाएगी सुसाइड करने के लिए। तो वो दौड़े दौड़े ऊपर आए, मुझे लगा मेरे डैड मुझे ही मारने आ रहे हैं। मुझे लगा अरे यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है यार, इसको मेरे से क्या खुन्नस पड़ी हुई है। तो फिर वो पीछे पीछे आने लगे और मैं एकदम और डर गई कि भाई अब मैं कहाँ भागूँ, मैं कहाँ कूदूँ। तो बोले अरे तुम क्या कर रही हो, वो बोले तुम क्या करने जा रही हो, कूदने जा रही हो क्या। तो मैं बोली कि और क्या, ऐसे आप करोगे तो मैं कूदूँगी ही ना। तो बोले अरे नहीं नहीं बेटा, अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे ऐसे। तो बोले कह रही यार, मतलब एकदम बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी। और मेरा अगले दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था, बोर्ड, ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम था मैथ्स का। मेरा पूरा एग्ज़ाम चौपट हो गया, इतने गंदे, मतलब मैं पढ़ाई में ही सिर्फ अच्छी थी। मुझे एक उम्मीद बस यही थी कि मैं अच्छा पढ़ाई करूँगी तभी इन सारे सिचुएशन से निकल पाऊँगी। वो जो नेल्सन मंडेला का एक कोट है ना कि एजुकेशन इज़ द वेपन, तो वो कोट मैंने कुछ ऐसे ही पढ़ा था बचपन में, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि जो नेगेटिव, ये जैसा टॉक्सिक माहौल है, इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई, वो है स्टडीज़। तो मैं अच्छी पढ़ाई करूँगी, जम के पढ़ाई करूँगी, ताकि मैं एक दिन इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। तो स्टडीज़ में मैं इतनी अच्छी थी, लेकिन मेरा 12th क्लास का जो रिज़ल्ट था वो एकदम चौपट हो गया, जस्ट बिकॉज़ ये सब सिचुएशन हो रही थी। और मेरा उस मार्क्स के इतना ख़राब होने की वजह से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी थी कि वो जो ट्रॉमा था ना फ़ेल होने का, कि मैं अपने स्टडीज़ में भी अब फ़ेल होने वाली हूँ, वो ट्रॉमा इतना कस के पकड़ा मुझे कि अब लोग, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्कूल जो था ना, जो प्राइवेट स्कूल में जब मैं पढ़ने लग गई थी, वहाँ पे मेरे जो जितने भी क्लासमेट्स थे, जो लड़कियां थी, वो सब मुझे बुली करती थी, वो सब मेरे को टॉन्ट मारती थी कि अरे हिंदी मीडियम से पढ़ के आई है, ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत टॉन्ट मारती थी। वो उस माहौल में भी एडजस्ट करने में मुझे 2-3 साल लग गए कि कभी तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करें। मतलब सारी लड़कियां मुझे टॉन्ट मारती थी और लड़के भी फिर बाद में मुझे बुली करने लग गए। पता नहीं किस बात के लिए बुली करते थे। जब भी छुट्टी होती थी स्कूल की तो मेरा नाम लेके मुझे चिढ़ाते थे, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आता था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही वहाँ पर भी आइसोलेशन ही था। आइसोलेशन तो पूरी लाइफ ही रहता है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे आने वाला होता है। तो स्कूल लाइफ भी बहुत टफ़ था, क्योंकि किसी से भी मेरी बनती नहीं थी और सारी लड़कियां एकदम नार्सिसिस्ट। मतलब मैं जिस क्लास में थी, जैसे सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जब मैं सेक्शन बी की लड़कियों को देखा और उनसे जब बात की तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल मेरी तरह है, कितना ज़्यादा ओपन माइंडेड है, कितने प्यार से बात कर रही हैं। उन लोगों ने बोला भी कि तुम सेक्शन ए में क्यों चली गई, तुमको हम लोग के सेक्शन में आना चाहिए था, तुम तो बिल्कुल हम ही लोग की तरह हो। तो मुझे भी फ़ील हुआ कि यार ये सेक्शन बी की लड़के और लड़कियां सभी कितना ओपन माइंडेड हैं, कितना नॉर्मल बिहेव करती हैं, लेकिन सेक्शन ए में टीचर से लेकर सारे बच्चे एकदम नार्सिसिस्ट ही बिहेव करते थे। मतलब ऐसा बिहेव कर लगते थे कि वही बहुत यूनिक है, बाकी सब तो फालतू हैं, ऐसे करके। कोई सपोर्ट नहीं करता था, सब बस एक दूसरे को हाँ अपना शक्ल देखी हो तुम, मतलब हर बात में टॉन्ट मारती थी कि आज ज्योति तो भालू लग रही है पीछे से,
तो मतलब ऐसे ऐसे टॉन्ट वो रोज़, मतलब क्लास में एंटर करना, मतलब रोज़ स्कूल जाना भी एक युद्ध था और घर पे रहना भी युद्ध था, मतलब हर तरफ युद्ध ही युद्ध था और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लाइफ में, ऐसा था। तो वो सारे इंसिडेंट होने के बाद तो 12th क्लास मतलब बहुत टफ रहा, बोर्ड पूरा मेरा ख़राब हो गया। उसके बाद तो मेरे डैड ने बोल दिया, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ही लो हो गई थी मेरे डैड की, और उसके बाद 12th कंप्लीट हो गया जैसे जैसे करके। बट मेरे डैड ने बोला, मैं बोली कि मुझे अब आगे भी पढ़ना है और मुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। तो मेरे डैड ने बोला कि अरे पढ़ना है तो यही आजू बाजू का जो कॉलेज है हिंदी मीडियम, उसी में पढ़ लो, अपना कंप्लीट कर लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि अब मैं कोई बहुत अच्छा तुमको प्रोफेशनल कोर्स करवाऊँ या ये सब ऐसे ऐसे करके। वो मुझे भी समझ में आ रहा था कि दे डोंट हैव मनी टू सपोर्ट मी, बट फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब आप मेरे को एकदम अनपढ़ गंवार छोड़ दो, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी ही ना दो। तो उस समय क्या हुआ कि मेरी मॉम तो एकदम पीछे पड़ गई थी कि भाई तुम ना घर में झाड़ू लगाती हो, ना तो खाना बनाती हो, और घर का एक भी काम नहीं करती, और दिन भर किताब लेके बैठी रहती हो। तुम किताब पढ़ के क्या उखाड़ लोगी, पहले मुझे ये बताओ। तो मैं बोलती थी कि उखाड़ू चाहे ना उखाड़ू वो बात की बात है, बट मुझे इतना पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। और रही बात ये खाना वाना बनाने की, ये कोई सीखने वाली बात नहीं है, वो इंसान जब करता है तो ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो बट मेरी मॉम का टॉर्चर रोज़ ही शुरू होता था। वो रोज़ मेरे को ताने मारती थी, ये दिन भर बस पढ़ाई करती रहती है, दिन भर पढ़ाई करती रहती है, ये पढ़ के कर क्या लेगी अपने लाइफ में, नाक कटवा देगी अगर ये दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो। ना इसको झाड़ू लगाने आता है, ना खाना बनाने आता है। मतलब उसने से हमेशा से यही बात बोली कि अगर खाना बनाना नहीं सीखोगी तो तुम नाक कटवा दोगी, दूसरे घर जाओगी तो। खाना बनाना नहीं सीखोगी तो इतना ये बोल बोल के इतना उसने टॉर्चर कर दिया था ना कि मैंने बोला कि मैं तो अब बनाऊंगी ही नहीं खाना। तुमको इतना ही मेरे को बनवाना, अपने बेटों को सिखाओ ना खाना बनाना कैसे करते हैं। तो इसी वजह से मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं कि नहीं बनाऊंगी, मैं तो पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई ही करूँगी, बस दैट्स इट। तो इसी वजह से फिर आगे फिर मेरी मॉम का टॉर्चर तो और बढ़ गया था। मतलब मैं पढ़ाई करती तो बगल से मतलब टॉन्ट आता रहता है कि जब देखो तब पढ़ाई ही करती रहती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जितने ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये घर में इतनी नौटंकी करते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए ना उसके सामने बहुत ही अच्छा खुद को दिखाते हैं कि इनसे अच्छा और भला इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब बाहर से अगर कोई आंटी आ जाए और बोले कि अरे जब भी मैं आती हूँ ज्योति हमेशा पढ़ाई करती रहती है, कितनी अच्छी बात है ये, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरी मम्मी का रूप ही अलग कि हाँ मैं तो उसके पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती हूँ और मैं उसको बोलती भी रहती हूँ कि पढ़ाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। मैं बोली हैं ये मेरी मम्मी को हो क्या गया है, कौन सा भूत सवार हो गया इसके ऊपर। तो मैं जब ये सब कॉन्वर्सेशन सुनती थी ना तो मुझे लगता था कि ये लोग कितने बड़े एक्टर है, इनको एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो इवन मेरे डैड भी अगर कोई आके बोलता ना कि अरे आपकी बेटी की शादी करानी है ये वो ऐसे ऐसे, तो वो भी एकदम अच्छा भाषण देने लग जाते कि अरे नहीं बच्चे को पढ़ाना है, बेटी है ना तो बेटी को आगे बढ़ाना है, उसको कुछ अपनी लाइफ में करेगी उसके बाद शादी कराएंगे, ऐसे ऐसे। मतलब इमेज अपना बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। वो इसलिए बोलते थे कि उनको पता था कि मैं सुन रही हूँ उनकी बात, तब वो ऐसे बोलते थे। बट इन रियलिटी में वो बोलते थे, जब उनको मैंने बोला कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है भाई, तो वो बोल रहे हैं देखो तुम 12वीं तक ऑलरेडी पढ़ चुकी हो और इतना पढ़ाई करना काफ़ी है। वो ऐसे ही बोल रहे थे, जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो तुम 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी हो और अब इतना पढ़ाई इनफ है, और अगर तुम ज़्यादा पढ़ लोगी तो फिर हम लोग को वैसा दामाद भी तो ढूंढना पड़ जाएगा, फिर वैसा लड़का कैसे हम ढूंढ के लेके आएंगे एकदम पढ़ा लिखा अच्छा खासा कमाने वाला। तुम ज़्यादा पढ़ लिख लोगी तो हम लोग को उस हिसाब से लड़का भी तो ढूंढना पड़ जाएगा। तो 12वीं तुमने पढ़ ली है, बस इतना बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद उनको भी एक घमंड था कि अगर इतना ही तुमको निकालना है ना, अगर इतना ही तुमको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में क्रैक करके दिखाओ तो हम जाने, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के दिखाओ तो हम जाने। तो उन्होंने इस तरीके से चैलेंज किया मेरे को,
और उनके इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया। और वो पूरी तरीके से भगवान का ग्रेस था, भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद था कि वो जो चैलेंज, जब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर इतना ही तुमको पढ़ने का शौक़ है तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी क्रैक करके दिखाओ तब हम जाने। तो फिर उसको तो मैंने एकदम ऐसे ले लिया कि अब तो मैं बताती हूँ इस इंसान को, ये मेरे को समझ के क्या रखा हुआ है। मतलब खुद का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को रेडी नहीं है, पहले ही गिव अप कर रहा है और ऊपर से मुझे चैलेंज कर रहा है। तो इस वजह से उस समय मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, मुझे लग रहा था कि मैं 12वीं के बाद अनपढ़ ही रह जाऊँगी, बस हो गया मेरा 12वीं तक ही। लेकिन फाइनली इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड थी वो 12th कंप्लीट होने के 6 महीने तक। लेकिन जो बाकी के 6 महीने थे, मतलब 1 साल तो मेरा ड्रॉप हो ही गया था, ऐसे ही बर्बाद हो गया था। मैंने न जाने कितने यूनिवर्सिटी के फॉर्म डाले, नहीं निकल रहा था। और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी एक्चुअल में, मैं बस फॉर्म भर रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी, दैट्स इट। लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो फिर मैंने बोली कि अब मैं एक ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालूँगी, एक ही एप्लीकेशन भरूँगी और उसी को क्रैक करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन था। क्योंकि उस समय और भी बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी जिसकी वजह से मैं एकदम नज़रबंद हो गई थी घर में। और मेरी मॉम रोज़ ताने मारना, मेरे भाई भी ताना मारना स्टार्ट हो गया था, छोटा वाला भाई। हालांकि उस समय भाइयों का उतना मेरे ऊपर वैसा इन्फ्लुएंस नहीं था, बट मदर फादर बस यही दोनों बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे, ठीक है। तो मेरी मॉम का तो शुरू से यही था कि बिल्कुल इसको अपने जैसा बनाना है, बट मैं हो गई एकदम ऑपोजिट, ठीक है। बिल्कुल भी मैं उसकी बात नहीं मानती थी, चाहे वो कितना भी मेरे को टॉन्ट मार लेना। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनना और ना ही मुझे इसकी तरह लाइफ चाहिए। क्योंकि मैं अपनी माँ को देखती थी ना कि वो एकदम अबला नारी, बस उसका एक ही काम था पिटाना। और उसके बाद इवन मतलब इतना पिटा रही, इतना दुख मिल रहा है, उसके बाद भी देखो वो एकदम मतलब ऐसी उसका नेचर बन गया ना, एकदम जहरीले सांप की तरह उसका नेचर बन गया, जिसकी वजह से वो मेरे को डसती थी आके कि मेरे को आके डसती थी। और उसका जो फेवरेट बच्चा था वो उसका एक मेरा भाई था, बड़ा वाला भाई, फेवरेट बच्चा वही था, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता था मेरा जो भाई था, ऐसे करके। तो जैसे जैसे करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद भी मेरे डैड ने ना बोला कि देखो अगर तुमको हॉस्टल नहीं मिलता है ना तो मैं एडमिशन नहीं करा पाऊँगा। मुझे मतलब उनके पूरे माइंड में ये था कि मैं लड़की के पीछे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, आखिर में तो उसकी शादी ही करानी है, तो मैं क्यों इसके पीछे पैसा बर्बाद करूँ। तो वहाँ पर भी मतलब मेरे लिए बहुत ही टफ़ कंडीशन था। पता नहीं भगवान ने ऐसा कौन सा मेरे बाप का दिमाग में चेंज लाया। वो अचानक से आके बोल रहा है कि मुझे बहुत गर्वान्वित फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला कि वाह तुम्हारी बेटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है, उसने एंट्रेंस निकाल लिया है, सबका एंट्रेंस नहीं निकलता, ऐसे ऐसे करके। तो उसको फ़ील हुआ थोड़ा बहुत, लगता है भगवान ने उनका दिमाग थोड़ा चेंज कराया, इस वजह से उन्होंने एडमिशन कराने के लिए राज़ी हो गए, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन था, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। मॉम भी मेरी टॉक्सिक थी बहुत ज़्यादा मेरे प्रति। और कोई मतलब मैंने कोई अफेक्शन नहीं देखा अपने मदर। जैसे मैं अपने दोस्तों के घर जब भी जाती थी ना, तो मैं देखती थी कि उनके पेरेंट्स कितना ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो अपने बच्चों के प्रति कितना अफेक्शन दिखाते हैं, वो अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए कितना उसको सपोर्ट करते हैं, इवन उसको इतना दुलारते हैं, पास में बैठा के अपने बच्चे को दुलारते हैं। मैंने वो अफेक्शन कभी नहीं देख पाया अपने, ना तो मेरे बाप ने कभी मेरे को पास में बैठा के प्यार किया, ना तो मेरी माँ ने मेरे को पास में बैठा के कभी प्यार किया। तो वो जो मैं दूसरे फ्रेंड्स के घर में जाके देखती थी, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि इनकी फैमिली कितनी अलग है, इनकी फैमिली में कैसे हर किसी के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। बच्चा जो बोल रहा है, पेरेंट्स बोले अच्छा ठीक है तुमको वहाँ जाना है, ठीक है जाओ, ठीक है मैं तुमको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। मतलब कुछ भी वो बोलते हैं, पेरेंट्स पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और वही मैंने देखा कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज़ के लिए रोक टोक है,
कुछ भी मैं करना चाहूँ उन सब में वो टांग अड़ाते हैं। सिर्फ टांग नहीं उड़ाते, मतलब मेरे हौसले तक को तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। जो भी मैं अपने अंदर से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती थी, उस मोटिवेशन को भी एकदम पैर से कुचल देते थे। और जब मैंने अपने डैड को बताया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे अपने लाइफ में ऐसे करना है, तो मेरे डैड बोलने लग गए, हाँ बड़ी आई एग्ज़ाम क्रैक करने वाली। मतलब उनका जेलसी लेवल इतना हाई है, उनके बात में ही मुझे झलक रहा था कि मतलब ऐसे कोई बाप बोलता है कि बड़ी आई एग्ज़ाम क्रैक करने वाली, हाँ देखते हैं कितना निकाल लोगी। मतलब ऐसे कोई पेरेंट्स के अपने बच्चे को बोलता है, ऐसा तो दुश्मन भी ना बोले आपको, ठीक है। और मेरी माँ तो हमेशा यही बोलती थी कि तुम बाहर जा रही हो कहीं नाक मत कटवा देना हमारा। मतलब नाक क्या कटवाओगे यार, मैं तुमको पता नहीं, मतलब मेरी माँ को तो कभी दिखा ही नहीं कि मैं कितना ज़्यादा मेहनती हूँ या कुछ। उसको कुछ मतलब नहीं, उसको बस एक ही मतलब था, तुम खाना बनाओ, शादी करना है, बच्चे पैदा करो। बिल्कुल जैसी मेरी लाइफ है बिल्कुल वैसी तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते बट फिर भी भगवान का इतना सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट मुझे तब दिखा जब मैं 12th क्लास में निकल रही थी और मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी थी। वो उस समय मुझे भगवान का पहला बार चमत्कार दिखा कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में मेरा आना जाना हर जगह से बंद था, और एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि अब तो बाय गॉड कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़त्म यहीं पे, अब लोग शादी कराएंगे, दैट्स इट। बट नहीं, वहाँ से लाइफ आगे बढ़ी। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली थी, उस समय मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ, मतलब नहीं ग्रेजुएशन एंड हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे ही हुआ वैसे ही मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जॉब करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ी हुई थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है। ओके, सॉरी अगर ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई हो, बस मैं कुछ और भी बात शेयर करके इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो जब मैं 12th क्लास में आई, ठीक है, नहीं 12th क्लास नहीं, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही क्रैक करना है, ठीक है। तो इसी वजह से और साथ में मैं डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे, इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ गया। तो मैंने सोचा कि यार जब इतने गंदे माहौल में रह के मैं यहाँ तक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके आ सकती हूँ, तो आगे भी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने घर पे रह के कर सकती हूँ। यही सोच के घर पे गई थी वापस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि जब मैं घर पे वापस गई तो मैं देख रही हूँ कि इन लोगों की लड़ाई झगड़े वैसे ही कंटिन्यू हैं। मतलब दोनों, मतलब मेरा बाप सुबह उठते ही शुरू हो जाता था बकवास करना, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको फोड़ दूंगा, मैं तुम सबको रोड पे लाके रख दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड वो बोलते थे ना कि मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाएगा। तो अब्यूज़िव मतलब वो सारे वर्ड्स बोलना बहुत ही गंदा है। तो मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे कि मैं तुम लोग को भिखारी बना के छोड़ूंगा, ये वो। तो लगता था कि यार ये कैसा बाप है। और मेरी माँ तो अलग से ही पीछे पड़ी रहती थी। अब उसके बाद मेरे भाई लोग भी खूंखार होने लग गए। मतलब क्या था ना कि वो लोग इतना नौटंकी करते थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कभी भी अपने पिता के प्रति नफ़रत का भाव उठा ही नहीं। फिर भी मुझे उन पे दया आती थी, पता नहीं क्यों। फिर भी मुझे दया आती थी अपने बाप पे, और अपनी माँ पर भी दया आती थी। मैंने कभी इतना गंदा उन लोगों ने बोला, इतनी गंदी गालियाँ दी, इतना टॉन्ट किया, चुप मार के मैं सह लेती थी। लेकिन फिर भी मेरे हृदय में कभी भी उनके लिए एक जो रिवेंज की भावना होती है ना, वो कभी नहीं उठी। फिर भी लगता था कि ये सब ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। फिर भी उनको माफ़ कर देती थी, फिर भी उन पर दया आता रहता था, ठीक है। वहीं मेरे जो भाई लोग थे वो एकदम खूंखार बन चुके थे। मतलब वो इतना रिवेंजफुल हो चुके थे कि एकदम मुंह पे बोलते थे कि तुम दोनों बस बुढ़े हो, फिर उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोगों ने मेरा ये कर दिया, तुम लोगों ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, दिन भर लड़ते हो, ये वो। तो मेरे भाई लोग तो मतलब मेरे डैड, अगर मेरे डैड 100% नार्सिसिस्ट है तो मेरे भाई लोग तो 200% नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में आ चुके थे, ठीक है। पूरी तरीके से वो उसमें कन्वर्ट हो चुके थे जैसे जैसे वो बड़े हो गए।
तो जब मैं घर वापस आ गई थी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही, और उसी समय मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती थी, होने वाली थी, बट मैं इतना डर गई ना, मैं वापस घर से भाग गई। घर से मतलब बहाना, मतलब मेरा एक एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के बहाने मैं घर से निकली थी और फिर मैं वापस नहीं आई। मैंने बोला मैं वापस घर नहीं आने वाली, मेरी स्टडीज़ नहीं हो पा रही है वहाँ पे, मैं बाहर ही रहूँगी। फिर भी मैं डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे। लेकिन फिर 1 साल बाद मुझे वापस घर आना पड़ा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गया था ना, उस सिचुएशन की वजह से मुझे लगा कि अब मुझे घर जाना ही पड़ेगा। तो वो सिचुएशन के बाद मैं वापस घर आई, दोबारा घर वापस आई, और वापस से मुझे लगा कि वो एग्ज़ाम जो है मुझे क्रैक करना है। और उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, और जब स्टार्ट हुई तो मेरे घर वाले एकदम वैसे ही लड़ने लग गए जैसे मैं बचपन में उनको देखा करती थी लड़ते हुए, सिर फोड़ देना, ये वो करना। फिर तो मैं एकदम डर गई कि ये क्या हो रहा है। फिर वो प्रोसेस पूरा स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें, बट फिर मुझे समझ में आया कि माय गॉड, अब तो बस हो गया, अब एकदम सदा के लिए इस जगह से निकलना है और कभी वापस मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि वो ऐसा करते थे कि जैसे लगता था कि आज किसी न किसी का मर्डर हो ही जाएगा। तो ऐसे माहौल में आप तो सांस भी नहीं ले पाते। जीना और ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दो, आप सांस तक नहीं ले पाते। फिर उसके बाद वहाँ तक तो चलो इन लोगों की नौटंकी ठीक थी, लेकिन चूँकि अब मैं बड़ी हो चुकी थी तो उनको मैं दिख रही थी कि अरे अब तो, उस समय मैं 24 साल की थी, तो सब शुरू हो गए कि इसकी शादी करानी है, ये वो करानी है। अब हो गया ना, इसका ग्रेजुएशन हो गया ना, पढ़ाई, अब कितना पढ़ाई करोगी, हो गया अब तुम्हारा। मैं बोली कि अरे यार मुझे जॉब करना है, ये करना है। तो स्टार्ट हो गई, उन लोगों ने शादी वादी का देखना स्टार्ट कर दिया, ये वो। बोली कि ऐसे कैसे तुम लोग शादी करा सकते हो बे, मेरी लाइफ है, मैं तय करूँगी मुझे किसके साथ रहना है। मुझे अभी शादी करनी है, 30 साल में शादी करनी है, 40 साल में शादी करनी है, 50 साल में शादी करनी है, फिर शादी करनी ही नहीं है, ये मेरी चॉइस है। तो तुम लोग कहाँ से बीच में आ रहे हो। तो एकदम भयानक वो पीछे पड़ गए थे। मतलब उनका पूरा टारगेट मैं हो गई थी कि तुम अपनी लाइफ में कुछ तो उखाड़ नहीं पा रही हो, अब चलो चुपचाप शादी करो, बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई। तो उसके बाद तो मुझे लगा भगवान अब मैं क्या करूं। लेकिन उस समय भगवान ने इतनी स्ट्रेंथ दी ना मुझे कि मैं लड़ गई, और इतना भयानक लड़ी उन लोगों से कि उन लोगों को मैंने धमकी तक दे डाली कि अब पहले मुझे ये बताओ। उन दोनों मियाँ बीवी को मैंने ये बताया कि पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने शादी करके क्या अचीवमेंट हासिल की है। ऐसा 10 पॉइंट बता दो जिससे कि तुम लोग शादी करके खुश थे, और अगर खुश थे वो 10 पॉइंट बता दो जिससे तुमको बेनिफिट मिला है, तो मैं कर लूँगी। तो मेरी माँ का मुँह था, मेरा माँ का मुँह बन गया कि शादी करके 10 बेनिफिट, शादी करके शादी करते हैं। बोले हो गया नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास, तो बस चुप रहो। तो अब मेरे को शादी वादी का बकवास करना बंद करो। मैं खुद फ़ैसला लूँगी, जब मेरा मन करेगा मैं खुद तुमको बोल दूँगी कि मॉम डैड मुझे शादी करनी है, ठीक है। ये फालतू का प्रेशर डालना बंद करो। हर महीने शुरू हो जाते थे कि शादी करना है। वो आजू बाजू शहनाई बजे, किसी दूसरी की शादी हो तो उनको फिर से मेरा ध्यान आ जाए। तो एकदम नाटक हो गया था घर पे। तो एक रात तो एकदम मैंने इनकी बैंड बजाई, इतना झगड़ा की, और उसके बाद मेरे भाई भी मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं करोगी शादी तो क्या करोगी, ये वो फलना ठिकाना। मैं बोली कि यार तू कौन सा मैं तुम लोग का खर्चा करवा रही हूँ ना, तो मैं तुम लोगों का खर्चा करवा रही हूँ ना, तो मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि मेरे कपड़े दिलाओ। मैंने वैसे भी तुम लोग के पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, तुम मुझे खाना दे रहे हो उसी के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मैं तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं करा रही, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। ऐसा लग रहा है कि मैं कितना बोझ हूँ तुम लोग पे। तो दोनों भाई एकदम चिल्लाने लग गए, मेरी माँ चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं डबल चिल्लाई कि मैं तुम लोग को जेल भिजवा दूँगी, तुम लोग हद पार कर चुके हो, तुम लोग को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तुम दोनों मियाँ बीवी पे करूँगी, बहुत हद होगी अब तुम लोग की। मतलब इतना वो जो रात थी ना, इतना भयानक, इतना मैं चिल्लाई उन लोगों पे, और इतना पागल हो गई थी कि वो लोग बोले कि इतना पागल क्यों हो रही हो। बोले अरे पागल क्यों नहीं होगा यार, तुम लोग इतना पागलपंती पूरा टाइम की, और मैं एक दिन पागल हो रही तो तुम लोग को वो भी लग रहा है कि तुम क्रेज़ी, वाई यू आर बिहेविंग लाइक सो क्रेज़ी। तो ये मतलब अजीब हो गया था उन लोग का। तो इतना चिल्लाई, इतना उन पे वो नौटंकी जो हो रहा था ना। और उसके बाद मैंने फ़ोन भी पटक दिया। मैं बोले अब तुम सबका ही फ़ोन में तोड़ दूँगी, तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं।
तो उसके बाद वो लोग डर गए। मैंने जब उन लोगों को डराया ना कि मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी क्योंकि तुम लोग मेरे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हो, ये ज़बरदस्ती शादी नहीं चलने वाली, और आज के बाद अगर तुम लोगों ने मेरे से शादी की बात की तो बस इतना जान लो मेरे पास फ़ोन नंबर है पुलिस का, पुलिस स्टेशन कॉल लगाऊंगी और तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगी। तो इस तरीके से उन लोगों को धमकी दी, और उसके बाद से उन्होंने कभी मेरे से नहीं पूछा। मतलब एकदम मुझे गदर मचाना पड़ गया, तब जाके वो लोग की चुप्पी बंद हुई। और फिर उसके बाद मैं सोची, क्योंकि उस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ गई थी और भगवान ने मेरे सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी भी थी कि मैं निकल सकूँ उस घर से। बट वही बात है ना कि जब आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में आते हो ना तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। जब एकदम सिचुएशन एक्सट्रीम होती है तब ऑटोमेटिक आप वही डिसीजन लेते हो जो आपको पहले लेना चाहिए था, और एक्सट्रीम सिचुएशन होते ही आपको फिर अल्टीमेटली लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपको सामने का तो रास्ता दिख नहीं रहा होता। तो बस दोबारा मैं अपने घर से भाग गई क्योंकि सिचुएशन एकदम टफ़ हो रहा था। और फिर मुझे माँ आदिशक्ति का गाइडेंस आया कि बेटा अब तुम निकलो। मैं सोची कि नहीं मैं नहीं निकलूँगी, अब निकल के क्या मतलब है, मैं यहीं से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी। तो भगवान ने बोला निकलती हो कि नहीं, तो मैं बोली कि ठीक है निकलती हूँ, क्योंकि एकदम वो भयानक डाउन होने लगे, निकलो यहाँ से, अब हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो बस उसके बाद फिर से वही सेम सिचुएशन, एग्ज़ाम के बहाने मैं निकल गई। उसके बाद वापस कभी घर नहीं गई, वापस मतलब मुझे काफ़ी साल हो गए, बहुत साल। उसके बाद तो ऑब्वियस ही बात है, उनसे फ़ोन पे बात वगैरह हो ही रही थी कि अरे वापस आओ, तुम क्या ऐसे कर रही हो, वापस आओगी कि नहीं आओगी। मैं बोली अब मैं कभी ज़िंदगी में ना आऊँ वापस, बहुत हो गया तुम लोग का, मैं पूरी ज़िंदगी क्या तुम ही लोग को झेलती रहूँगी, क्या हो गया बस यार, मेरी लाइफ है कि नहीं, मैं सांस ले पाऊँगी कि नहीं, मुझे शांति से जीना है यार, मुझे सांस लेने दो। तुम लोग सांस लेने भी नहीं देते, ऐसे पागल लोग हो। और मुझे एक बात समझ में आया कि जब आप तब मुझे ये सब बातें पता चली कि नार्सिसिस्टिक फैमिली होती है, इस तरीके का पूरा एक कल्ट होता है उनका, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तब मैं रेजोनेट कर पा रही थी कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है। और जब मैं दूसरी फैमिली को देखी तब समझ में आया कि सच में मेरी फैमिली जो है बहुत ही डिसफंक्शनल है, बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करती है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉक्सिसिटी है। और मैं आपको बता दूं कि नार्सिसिस्ट लोग एक नंबर के क्रिमिनल होते हैं। एक क्रिमिनल इंसान ही साइकोपैथ, साइको नार्सिसिस्ट होता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे तुम ऐसे कैसे अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकती हो, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, उन लोगों को फिर नहीं पता कि एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस मुंह उठा के माता पिता बन जाते हैं, बट उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो बस अपनी हवस में आके शादी कर लेते हैं, अभी तो उनको इंसान बनने ही नहीं आया है। माता पिता तो बहुत दूर की बात है, ममता क्या चीज़ होती है ये सब बहुत दूर की बात है। ये अपने ही बच्चों से जलन खाते हैं, अपनी बच्चों की ग्रोथ को रोकते हैं, अपने बच्चों को टॉन्ट मारते हैं, उसकी मोटिवेशन, उसके हौसलों को तोड़ के रख देते हैं। और इसी वजह से मैं कभी अपने दोस्तों को नहीं बता पाई, किसी को भी नहीं बता पाई कि मेरे घर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगी ना तो कोई मेरे पे विश्वास करेगा ही नहीं। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग। और उनको मैं बताती भी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अननेसेसरी अपनी वीकनेस बताऊंगी, फिर कोई मुझे कमज़ोर समझेगा। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं लेनी थी। मेरे माइंड में यही आता था कि मेरी अपनी सिचुएशन है, मुझे ही इसको टैकल करना पड़ेगा, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब मेरी स्कूल में इतनी गंदी मार्क्स आने लगे, टीचर ने पूछा भी ज्योति तुमको क्या हो गया है, तुम्हारी स्टडीज़ इतनी ख़राब क्यों हो रही है। तो मैं सिर्फ रो रही थी उनके आगे, मैं उनको बता ही नहीं पाई कि मेरी सिचुएशन मेरे घर में क्या चल रही है। उनको नहीं बता पाई, वो बस बोल रहे थे कि क्या हो गया, बोलोगी क्या हो गया है, कि तो तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इतना अच्छा तुम पढ़ाई परफॉर्मेंस करती थी, तुमको ऐसा क्यों हो रहा है। उनको मैं क्या बताऊँ कि मेरे घर में तांडव चलता है रोज़। तो बस ये सारी पूरी स्टोरी थी, तो जिससे अल्टीमेटली भगवान ने मेरे को निकाला। लिटरली अगर भगवान ने इंटरवेन नहीं किया होता ना तो मैं कभी नहीं निकल पाती, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है, इतना बंद पड़ चुका होता है कि आप ऐसे क्रिमिनल लोगों से आप बाहर नहीं निकल पाते। और उसके बाद भी मैं फाइनली जब तब निकली हूँ जब भगवान ने मुझे डाउनलोड किया कि
क्योंकि मैं फिर भी उनको माफ़ कर रही थी, फिर भी मैं उनको माफ़ करती जा रही थी। और फिर भी मैं सोच रही थी कि यार शायद हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने लग जाऊं तो शायद ये अच्छे हो जाएंगे या फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मेरे घर में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब मैं बहुत अच्छा पैसे कमाने लग गई थी, जब मैं जॉब वगैरह कर रही थी और एक एडटेक कंपनी में काम कर रही थी, और उसके आगे भी जब मैंने जॉब वगैरह किसी दूसरे अपना खुद का एक छोटा सा बिज़नेस भी कर रही थी, तो जब वो करने लगी और अच्छा खासा मेरा पैसा अर्न होने लग गया था, तो उसके बाद मेरे डैड और मेरे भाइयों को गजब की जलन होने लग गई मेरे से। इतनी जलन हो रही थी कि बोल रही थी कि इतना क्या तुम उड़ रही हो। मेरी मॉम भी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा उड़ रही हो तुम, इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप शादी करो। हम बोले तुम लोग को लगता है कि फिर से मुझे डोज देना पड़ेगा, बहुत हो गया तुम लोगों का। तो उस समय मेरे भाई भी अब पीछे पड़ गए, मतलब माँ बाप तो कम पीछे पड़े हुए थे, क्या कम पड़े थे, अब मेरे भाई लोग भी पीछे पड़ गए एकदम बुरी तरीके से। एकदम वो दोनों तो एकदम नार्सिसिस्ट का डबल नार्सिसिस्ट हो चुके थे। बोले कि बहुत ज़्यादा तुम उड़ रही हो, हम लोग से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, समझी क्या, तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, लेकिन बड़े तो हम लोग हैं तुमसे, हमसे आगे नहीं जा सकती, ये वो ऐसे एकदम ऐसे बात करते। मैं सोचती कि ये लोग क्या ऐसे पागल जैसे बात कर रहे हैं। इन लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि वाह मेरी बहन अच्छा कर रही है, बट ये लोग जलने लग गए। उसके बाद मेरा भाई गाली गलौज करने लगे फ़ोन पे ही कि तुम ये हो वो हो, ऐसे ऐसे। मैं बोली कि अपना ज़बान संभालो और आज के बाद वापस से कॉल मत करियो। तो मतलब बहुत ही टफ़ सिचुएशन हो गया था। मेरे भाई, मेरे घर वाले सब इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लग गए। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मतलब जो अच्छा खासा कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना अच्छा कर रही हूँ, मैं इन पे डिपेंडेंट भी नहीं हूँ अब तो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये मुझे रोक रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो मुझे समझ में आया बेसिकली इनको कंट्रोल खो रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं वो लाइफ जी रही हूँ जो ये लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। कैसे जिएंगे? इन्होंने अपनी मेहनत की ही नहीं अपने ऊपर, बस दिन भर लड़ाई झगड़े, बस लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को टांग खींचते रहना, बस यही सब। तो यही मेरी पूरी होल स्टोरी थी। और उसके बाद तो मैं कभी वापस घर नहीं गई। और फिर एक समय आया जब तक उन लोगों से 3-4 साल तक मैं संपर्क में बनी रही, अवेकनिंग होने के बाद। उसके बाद तो भगवान ने खुद ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया ना कि एकदम हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो गया, कंप्लीट नो कांटेक्ट। मतलब वो लोग हैं बट अब मैं एकदम कोई संपर्क में नहीं हूँ। भगवान का इतना प्रोटेक्शन है ना, मुझे खुद आश्चर्य हो गया कि भाई वो लोग एकदम स्मीर कैंपेन करने लग गए, जो बोलते हैं ना नार्सिसिस्टिक टर्म में। मतलब पूरे मोहल्ले को सबको बताने लगे कि मेरी बेटी ऐसे कर दी है, वैसे कर दी है, मतलब ताकि मैं सबकी नज़रों में बुरी हो जाऊं और वो अच्छे हो जाए कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो पता नहीं क्यों बात नहीं कर रही है, बहुत घमंड हो गया उसको, ये वो। मतलब बहुत ही गंदा पूरे मोहल्ले में, सब में, मतलब सारे मोहल्ले वाले मुझे कॉल कर रहे थे उस समय जब मैं कंप्लीट नो कांटेक्ट में जा रही थी। सारे मोहल्ले वालों से कॉल करवाई ताकि वो सबको बता दे कि देखो मेरी बेटी ही गंदी है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो बहुत उसको आगे तक लेके गए थे। उन्होंने कुछ लेके नहीं गया था। अगर भगवान की कृपा नहीं होती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने लाइफ में कहीं नहीं पहुँच पाती। मैं इस समय 4 बच्चों की माँ होती और मेरा पति भी एक नार्सिसिस्ट ही होता, सीरियसली बता रही हूँ, फिर मेरी लाइफ और बेकार होती। बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माँ आदिशक्ति इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स टू महादेव, लिटरली। तो यही मेरी अब तक की स्टोरी थी। सॉरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप लाइक ज़रूर से करना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।